और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई संजीवनी। आप सब ने ई संजीवनी के बारे में देखा और सुना भी होगा। जब भारत में कोविड-19 जैसा संकट आया, जब लॉकडाउन हुआ, तब आम लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को, डॉक्टर्स के परामर्श को लेना कठिन हो रहा था। लोग घरों में कैद थे और उस दौरान हमने ई संजीवनी अपना नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और ई संजीवनी के माध्यम से आज करोड़ों लोग अपने घर में बैठकर विशेषज्ञों को कंसल्टेशंस कर रहे हैं। आज देश में हम जब नई टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में भी है, एजुकेशन में भी है, हेल्थ केयर में भी है, गवर्नेंस में भी है, क्लाइमेट एक्शन में भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रधानमंत्री जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को आने वाले समय में दुनिया के 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर्स में शामिल होना है। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम 7 सूत्रीय, हमारे 7 सूत्र हैं जो हमारे गाइडेंस फ्रेमवर्क की तरह हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम किसी भी क्षेत्र में उपयोग करें, खासतौर से जब मैं हेल्थ केयर की बात करूं, तो उसमें यह जरूरी हो जाता है कि ये 7 सूत्र उसमें शामिल हों। उसमें सबसे पहली बात है भरोसेमंद होना। नागरिक, सिटीजन फर्स्ट, नागरिक प्रथम, यह जरूरी है। एआई का उपयोग समावेशी हो, एआई का उपयोग टिकाऊ हो, एआई का उपयोग सुरक्षित हो। ये हमारे कुछ मार्गदर्शक सूत्र हैं जिसका हम पालन करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब हेल्थ केयर में यूज की मैं बात करती हूं तो हमारी 2 बड़ी चुनौतियों का समाधान इसके माध्यम से होता है। सबसे पहली चुनौती हमारे पास यह है कि समय रहते हम बीमारियों की पहचान कर सकें, और दूसरी चुनौती है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है उसको हम एड्रेस कर सकें। जो हमारे स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हमें क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रदान कर सके। तो अब इन दोनों समस्याओं का समाधान कैसे होता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। आप सबने सुना होगा कि भारत आज टीबी मुक्त भारत इस सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। और टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है, एयरबॉर्न है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हवा के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से टीबी संक्रमण फैलता है। अब ऐसी बीमारी को रोकना, उसको उन्मूलन करना, ये सामान्य बात नहीं है। और समाज में हमारी इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग सिम्प्टोमेटिक हैं और कितने लोग सिम्प्टोमेटिक नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनके पास लक्षण नहीं है। तो हम जब अपना सघन टीबी अभियान हमने चलाया, अभी भी हम चला रहे हैं, उसमें हमने कैसे एआई का उपयोग किया और उससे हमें क्या मदद मिली। जो मैंने कहा कि बीमारियों की समय रहते पहचान करने में हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का उपयोग किया। और आज इन एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का ये फायदा हुआ है कि बड़ी संख्या में जो टीबी के रोगी हैं उनकी समय रहते पहचान हुई है। जिनके पास लक्षण हैं उनकी भी, जिनके लक्षण नहीं हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है उनकी भी, यानी जो अदरवाइज जिनकी पहचान नहीं हो सकती थी और वो स्वयं भी संक्रमित होते और न जाने कितने और लोगों को संक्रमित कर सकते थे। तो इस तरीके से समय रहते पहचान हुई, इसका हमने उपयोग किया। मैंने अभी आपको ई संजीवनी के बारे में बताया। ई संजीवनी में हमने क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो CDSS इंटीग्रेट किया है, ये भी हमारा AI पावर्ड है। यानी कि आज अगर आप एक सामान्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाकर देखेंगे, एक व्यक्ति किसी ग्रामीण दूर दराज के इलाके में किसी बड़ी अस्पताल में, एक टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में नहीं जा सकता। वो अपने गांव के अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पहुंचता है। वहां पर एक CHO उसे टेली कंसल्टेशन के जरिए किसी दूर दराज के मेडिकल कॉलेज या टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, बड़े अस्पताल में बैठे हुए एक
स्पेशलिस्ट से कैसे कनेक्ट कर रहा है, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करा रहा है। लेकिन अब स्पेशलिस्ट की मदद एआई के माध्यम से कैसे हो रही है कि न जाने कितने पेशेंट्स होंगे और स्पेशलिस्ट हमारे पास कम है, और एक स्पेशलिस्ट के ऊपर बहुत बर्डन है बहुत सारे पेशेंट्स का। तो जब हम ये एआई ड्रिवन सीडीएसएस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर को, एक स्पेशलिस्ट को हर मरीज से उसके सिम्टम्स रेपिटेटिवली पूछने की जरूरत नहीं होती। यानी एक पेशेंट असिस्टेंस फॉर्म होता है, उसमें उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद इन टूल्स के कारण एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की रिकमेंडेशन भी आ जाती है। और यहाँ तक कि उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जो डायग्नोसिस है, उसके आधार पे किस किस्म के, किस प्रकार के स्पेशलिस्ट को उसे रेफर करने की ज़रूरत है, ये भी इस एआई पावर टेक्नोलॉजी के कारण एक सीएचओ के लिए आसान हो जाता है। तो समय भी बचता है, स्पेशलिस्ट का समय बचता है, उसकी ऊर्जा बचती है, और एक पेशेंट का सही स्पेशलिस्ट के साथ कनेक्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो एक बहुत बड़ा बदलाव आज स्वास्थ्य क्षेत्र में ला रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी, हमने कैसे एआई को यूज़ किया। आज हम एआई ड्रिवन मीडिया डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, इसका भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? ये जो हमने एआई ड्रिवन मीडिया डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम आज संचालित किए हैं, इसके माध्यम से इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल न्यूज़ जो होती है 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारा ये एआई टूल उस सारे न्यूज़ को रीड करने के बाद उसमें कहाँ हमारे पास कहाँ देश के या दुनिया के देशों में किसी भी प्रकार के नए डिजीज़ के आउटब्रेक की संभावना है या कहाँ हो रहा है, यह हमें समय रहते पता चल जाता है। और इसके कई उदाहरण हैं, इबोला हो, हंटा वायरस हो, ये हमारा जो मीडिया डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है जो एआई पावर्ड है, आज इसमें हमारी मदद कर रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले हमारे देश के किसी कोने में किसी बीमारी का आउटब्रेक हो गया और हमारा तंत्र उसके बाद जागृत होता था कि अरे बीमारी का आउटब्रेक हो गया, अभी हमको उसको खत्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या करना है। लेकिन आज हम एक कदम आगे हैं। हमारे इन एआई ड्रिवन सिस्टम्स के कारण हम समय से पहले आउटब्रेक होने वाला है इसके लिए अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। यानी जो हमारा रिस्पॉन्स रिएक्टिव हुआ करता था, आज वो प्रोएक्टिव हो गया है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हेल्थ केयर में उपयोग हो रहा है। और जब हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन अगर मैं केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो जिस तरीके से आज इन टूल्स और डिवाइसेस का उपयोग हो रहा है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए भी हमारे युवाओं के पास बहुत सारे अवसर हैं। एक मेडिकल डेटा साइंटिस्ट के रूप में, एक मेडिकल इमेज स्पेशलिस्ट के रूप में, एक एआई इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट के रूप में, और इंडिया एआई मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे हेल्थ टेक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें युवाओं के लिए अवसर हैं। इतना ही नहीं, भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप कहा जाता है, और भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है तो उसमें 90% से ज़्यादा जो हमारे स्टार्टअप्स युवाओं ने बनाए हैं, जिसमें हेल्थ स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। ये सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इसमें 90% स्टार्टअप्स में जो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग हो रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं का भी आह्वान करूंगी कि आज स्वास्थ्य भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपने स्किल्स को एनहांस करके आप इसमें योगदान दे सकते हैं और आप आगे आइए। हेल्थ का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य रखा है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य एक ऐसा है जो केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की भागीदारी ज़रूरी है, और मैं एक स्टेक होल्डर मीडिया को भी मानती हूँ, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी मानती हूँ, हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी मानती हूँ, और जो हमारे युवा हैं
उनको भी मानती हूँ जो आगे आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम सब एक उज्जवल, एक प्रगतिशील उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य की तमाम नीतियां उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रही हैं। अपार अवसर है, बहुत संभावनाएं हैं। आप आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश को बदलिए और उत्तर प्रदेश ने जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उसमें आप अपना योगदान दीजिए। और भारत सरकार ने जो आज हमारे देश की इकोनॉमी 4थे नंबर की इकोनॉमी है, उसे दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। मैं सभी लोगों को इस अवसर पर बधाई देती हूं और आह्वान भी करती हूं कि हम सब मिलकर चलें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल सकते हैं और भारत की तस्वीर भी बदल सकते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश से विकसित भारत के निर्माण का सपना पूरा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला परिवार को पुनः बहुत सारा अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं और मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।